कैसी है ये दिल लगी पार्ट 14। गोदाम की ठंडी जमीन पर अंकित के खून की बूंदें गिरते ही जैसे समय ठहर गया था। धरा, जो अभी भी मौत के मुंह से वापस आई थी, फटी आंखों से अंकित को देख रही थी। अंकित का सफेद पड़ता चेहरा और उसकी बंद होती आंखें, प्रज्ञा की सांसें जैसे थम गई थी। अंकित! उसकी चीख इतनी तेज थी कि गोदाम की दीवारें तक कांप उठी थी। धरा घुटनों के बल गिर पड़ी थी। उसके हाथ कांपते हुए अंकित की तरफ बढ़े। नहीं नहीं, तुम उठो, ये सब तो मेरी वजह से। दिनेश एक पल के लिए चौंक गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई मरने की हिम्मत करके बीच में कूदेगा। फिर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई थी। वाह! उसने ताली बजाई। क्या फैमिली है, एक बीवी ढाल बनती है। अब दोस्त कंधा आगे कर देता है। अगला कौन है? कार्तिक या प्रज्ञा जी? दिनेश की आंखों में सिर्फ दरिंदगी थी। प्रज्ञा भागती हुई आई और अंकित के सिर को अपनी गोद में रख लिया था। अंकित, आंखें खोलो अंकित, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा की आवाज में वो डर था जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। अंकित को लहूलुहान देख कार्तिक के अंदर की सारी कमजोरी जैसे एक पल में धुआं हो गई थी। अपनी बहन के आंसू और अपने भाई जैसे दोस्त का खून देखकर कार्तिक की रगों में खौलता हुआ खून अब लावा बन चुका था। उसने अपने दर्द को एक तरफ झटक दिया था। कार्तिक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा खून से सना था, लेकिन उसकी आंखों में वो शिकारी वापस आ गया था, जो अब घायल होने के बाद और भी खतरनाक हो चुका था। दिनेश, जो चाकू पर लगे अंकित के खून को देखकर पागलों की तरह हंस रहा था, अचानक कार्तिक की खामोशी से डर गया था। क्या देख रहा है कार्तिक? अब तेरी बारी है। दिनेश ने कांपते हाथों से चाकू फिर से लहराया। दिनेश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक की आवाज किसी शमशान की शांति जैसी ठंडी थी। कार्तिक बिजली की तेजी से दिनेश की तरफ झपटा, इससे पहले कि दिनेश चाकू चला पाता। कार्तिक ने उसकी कलाई को ऐसे मरोड़ा कि उसकी चीखों की आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई थी। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। कार्तिक ने एक के बाद एक कई बार दिनेश के चेहरे पर किए। ये गुस्सा सिर्फ आज का नहीं था, ये उन तमाम तकलीफों का हिसाब था जो दिनेश ने सालों तक उसकी धरा को दी थी। गुंडे कार्तिक को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन प्रज्ञा के संभालने पर अंकित ने खुद को संभाल लिया था और अंकित ने जमीन पर पड़ा एक लोहे का पाइप प्रज्ञा की ओर सरकाया। प्रज्ञा ने हिम्मत दिखाई और एक गुंडे के पैर पर वार किया। वहीं अंकित ने अपनी चोट की परवाह किए बिना दूसरे गुंडे को उलझा लिया था। कार्तिक गुस्से में बेकाबू हो चुका था। धरा जल्दी से भागकर कार्तिक के पास पहुंची। उसने कार्तिक का हाथ पकड़ा, जो दिनेश को जान से मारने पर उतारू था। कार्तिक जी, रुक जाइए ना। धरा की आवाज कांप रही थी। उसने जल्दी से कार्तिक के हाथ को थाम लिया था। उसे डर लग रहा था कि अगर आज उसने कार्तिक को न रोका तो कहीं वो दिनेश की जान ही न ले ले। धरा के स्पर्श को महसूस करते ही कार्तिक का हाथ हवा में ही थम गया था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी और आंखों में प्रतिशोध की जो आग जल रही थी, वो धरा के स्पर्श मात्र से पिघलने लगी थी। कार्तिक की तेज चलती सांसों के बीच सिर्फ धरा की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही धरा ने कार्तिक के हाथों को अपने दोनों हाथों से थामा, कार्तिक के जिस्म का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा था। धरा ने रोते हुए कहा, प्लीज रुक जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। धरा की कांपती हुई आवाज सुनकर उसने दिनेश का कॉलर छोड़ दिया था। उसने पलटकर धरा की ओर देखा। उसके माथे पर चोट थी, गले पर वो लाल लकीर अब भी ताजा थी और आंखों में ढेर सारा प्यार और शिकायतें एक साथ तैर रही थी। कार्तिक ने दिनेश का कॉलर छोड़ दिया था। वह अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा था। कार्तिक पूरी तरह से धरा की ओर घूमा। उसके चेहरे पर लगा खून और पसीना धरा की साड़ी के पल्लू से छू गया था। धरा, कार्तिक की आवाज में वो भारीपन था जो सिर्फ हारने के डर से आता है। धरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कांपती उंगलियों से कार्तिक के गाल पर जमी धूल और खून को साफ करने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू टपककर कार्तिक के जख्मों पर गिर रहे थे। कार्तिक ने तड़पकर धरा को अपनी ओर खींचा और उसका माथा चूम लिया था। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो धरा, तो ये कार्तिक सूरी खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मेरा हर नाटक, मेरा हर झूठ सिर्फ तुम्हें सुरक्षित देखने के लिए था, पर मैं फेल हो गया। धरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपना सिर कार्तिक के चौड़े सीने पर टिका दिया था, जहां उसका दिल किसी घायल परिंदे की तरह धड़क रहा था। वह भूल गई थी कि पीछे गुंडे हैं। वह भूल गई थी कि अंकित घायल है। उसे बस इस बात का सुकून था कि उसके कार्तिक जी की बाहें उसके लिए फिर से वही सुरक्षित घर बन गई हैं। आप बहुत बुरे हैं, धरा बुदबुदाई, लेकिन आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई कर भी नहीं सकता। कार्तिक ने अपनी ठोड़ी धरा के सिर पर टिकाई और उसे और मजबूती से भींच लिया था। उसी वक्त बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी, जिन्हें अंकित ने पहले ही बैकअप बुला लिया था। पुलिस ने दिनेश और उसके गुंडों को हिरासत में ले लिया था। दिनेश चिल्लाता रहा, कार्तिक, मैं फिर आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर पुलिस उसे घसीटते हुए वैन की तरफ ले गई थी। दिनेश और उसके गुंडों को पुलिस घसीटते हुए वैन में डाल चुकी थी। गोदाम के अंदर अब सन्नाटा था, सिवाय एम्बुलेंस की दूर से आती आवाजों के। कार्तिक और धरा एक दूसरे को संभाले हुए थे, लेकिन प्रज्ञा का पूरा ध्यान अंकित पर था, जिसने अभी अभी अपनी जान दांव पर लगाकर उन सबकी जान बचाई थी। अंकित अपना कंधा पकड़े कोने में बैठा हुआ था।
उसकी शर्ट का माया हिस्सा खून से लाल हो रहा था। प्रज्ञा भागकर उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। अंकित, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है, दिखाओ मुझे। प्रज्ञा ने बिना सोचे समझे अंकित के करीब बैठकर उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खोलने शुरू कर दिए थे ताकि घाव देख सके। अंकित हक्का बक्का रह गया था। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसने घबराकर प्रज्ञा का हाथ रोकने की कोशिश की। प्रज्ञा मैम, ये क्या कर रही हैं? अंकित की आवाज लड़खड़ा रही थी। यहाँ सब लोग हैं, कार्तिक सर भी देख रहे हैं। प्रज्ञा ने एक पल के लिए अंकित को अपनी तेज नजरों से घूरा। चुप बैठो, यहाँ तुम्हारी जान पर बनी है और तुम्हें बटनों की पड़ी है। और ये मैम बोलना बंद करो, इस वक्त मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, समझे? उसने फिर से बटन खोलने शुरू कर दिए थे ताकि ये देख सके कि घाव कितना गहरा है। अंकित अपनी नजरें झुकाए, शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। लेकिन प्रज्ञा, तमीज भी तो कोई चीज होती है, आप ऐसे सरेआम। प्रज्ञा ने घाव को देखते हुए एक ठंडी आह भरी। चाकू गहरा लगा था पर शुक्रता के कंधे की हड्डी बच गई। उसने अपने दुपट्टे का एक कोना फाड़ा और अंकित के कंधे पर पट्टी बांधने लगी थी। प्रज्ञा ने शरारत से अंकित की आंखों में देखा और धीरे से कहा, ये तो तुम्हारी बहादुरी देखकर मेरा दिल पिघल गया है, वरना प्रज्ञा को किसी की फटी हुई शर्ट छूने में कोई शौक नहीं है। अब चुपचाप मरहम पट्टी करवाओ, वरना ये बचा हुआ बटन भी तोड़ दूंगी। अंकित ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया था। उसकी शर्म अब एक सुकून में बदल गई थी। आप कभी नहीं सुधरेगी ना? कार्तिक और धरा जो दूर से ये सब देख रहे थे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। धरा ने दबी आवाज में मनी मन कहा, लगता है इन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी तो पक रही है। लेकिन अगले ही पल धरा ने अपना सर झटकते हुए कार्तिक को चींटी काटी और बोली, नाराज थे ही नहीं तो नाटक क्यों किया कि आप बदल गए हैं? कार्तिक ने कराहते हुए अपना हाथ सहलाया जहां धरा ने जोर से चींटी काटी थी। आउच, धरा, जालिम हो गई हो तुम। अभी अभी गुंडों से पिट कर आ रहा हूँ, थोड़ा तो रहम करो। धरा ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए थे और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी थी। रहम तो आपको मुझ पर करना चाहिए था ना कार्तिक जी। आपने मुझे उस अंतरा के सामने बेइज्जत होने दिया, मुझे ऑफिस से बाहर निकलवाया, और वो डाइवोर्स पेपर्स, वो भी नाटक था ना? आपको अंदाजा भी है मुझ पर क्या गुजरी? कार्तिक ने धीरे से धरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि ढेर सारा प्यार था। कार्तिक ने तड़पते हुए धरा को अपने गले से लगा लिया था। धरा, मुझे माफ कर देना, कार्तिक फुसफुसाया। धरा की आंखों में अभी कई सवाल थे। उसने कार्तिक को खुद से थोड़ा अलग किया और उन्हें गले से पूछा, कार्तिक जी, आपने कहा कि वो सब नाटक था, पर क्या आपको एक पल के लिए भी मुझ पर शक नहीं हुआ? कार्तिक ने धरा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बहुत गहराई से उसकी आंखों में झांका। वहां अभी भी वही मासूमियत और ढेरों सवाल थे। कार्तिक ने धरा की आंखों में देखते हुए धीमी और गंभीर आवाज में कहा, झूठ नहीं बोलूंगा धरा, एक पल के लिए शक तो हुआ था। जब वो तस्वीरें मेरे में आई तो मेरा दिल भी डगमगाया था। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ और अपनी पत्नी के लिए मेरा प्यार जितना गहरा है, उसे खोने का डर उतना ही भयानक था। धरा की आंखों में आंसू छलक आए थे, लेकिन कार्तिक ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी थी और उसके आंसू पहुंचते हुए बोला, मैंने उन तस्वीरों को हजारों बार जूम करके देखा। उन फोटोज में एक बात कॉमन थी, हर एक फोटो में तुम उस इंसान से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी मुट्ठियां कसी हुई थी, तुम संघर्ष कर रही थी। एक ऐसी लड़की जो किसी और के साथ खुश हो, वो कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। बस वही मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। धरा की सिसकियां रुक गई थीं। उसने हैरान होकर पूछा, तो फिर आपने वो डाइवोर्स पेपर और मुझे घर से निकालना, वो सब क्यों किया? कार्तिक ने धरा के गालों को सहलाते हुए कहा, दिनेश को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। वो चाहता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम बेसहारा हो जाओ और वो तुम्हारा फायदा आसानी से उठा सके। मैंने बस उसे वो सब देखने दिया जो वो देखना चाहता था। अगर मैं तुम्हें अपने पास रखता तो वो कभी सामने ना आता। मुझे शिकारी बनना पड़ा धरा, ताकि मैं हमेशा के लिए सचंदर का खेल खत्म कर सकूं। कार्तिक की आवाज भर्रा गई थी। तुम्हें तड़पते हुए देखना मेरे लिए खुद को रोज मारने जैसा था। मारने जैसा होता ना तो यूं ना रुलाते आप हमें। धरा ने बीच में ही टोक दिया था। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा चमक रहा था। हिसाब तो घर चलकर होगा आपका। और रही बात उस संतरा की, उसने मेरे घर की खुशियों को नजर लगाने की कोशिश की है ना। उसे क्या लगा था कि धरा सूरी इतनी कमजोर है? तभी प्रज्ञा, जो अंकित का बहता हुआ खून रोक चुकी थी, चहकते हुए उनके पास आई। भाभी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? भाई को सजा सुना दिया आपने? धरा ने प्रज्ञा की तरफ देखा और एक कुटिल मुस्कान दी। सजा तो अभी बाकी है प्रज्ञा, लेकिन उससे पहले उस नागिन का इलाज करना है। प्रज्ञा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? प्रज्ञा की आंखें चमक उठी थी। उसने एक गुस्से भरे अंदाज में अपने हाथ की उंगलियां चटकाई और बोली, भाभी
आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। उस अंतरा का तो मैं ऐसा बैंड बजाऊंगी कि वो दोबारा किसी के घर में घुसने से पहले 10 बार सोचेगी। वैसे भी मेरी नई कुर्ती फटने का गुस्सा मुझे उसी पर तो निकालना है। कार्तिक ने अंकित की तरफ देखा और बुदबुदाया, अंकित संभल जाओ, अब इस घर में 2-2 शैरनियां एक साथ दहाड़ने वाली हैं। अंतरा का तो भगवान ही मालिक है। अंकित ने मुस्कुराते हुए अपना घायल कंधा सहलाया। सर, आज मुझे समझ आ गया है, किडनैपर से ज्यादा खतरनाक तो हमारी प्रज्ञा मैम और धरा भाभी का गुस्सा है। धरा ने अपनी बिखरी हुई जुल्फों को पीछे किया और गोदाम के दरवाजे की तरफ देखा जहां अंधेरा गहरा था, और बोली, उस अंतरा ने सोचा कि वो मेरे पति को मुझसे छीन लेगी। उसने सोचा कि वो धरा को बेसहारा बनाकर सड़क पर छोड़ देगी। उसने अभी सिर्फ मेरा डर देखा है, अब वो मेरा असली रूप देखेगी। धरा ने अपनी मुट्ठी भींची और खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, अभी तो उस अंतरा का भी बैंड बजाऊंगी। कार्तिक ने धरा के चेहरे पर आ रहे उस चंडी रूप को देखा और मुस्कुराते हुए उसके दोनों कंधों को थाम लिया था। उसे अपनी पत्नी का यह नया आत्मविश्वास बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि जंग अभी अधूरी है। बैंड बाद में बजाना मेरी शेरनी, कार्तिक ने धरा की आंखों में देखते हुए शरारत और गंभीरता के मिश्रित लहजे में कहा, अभी उस नागिन के फन को कुचलने के लिए मुझे उसे थोड़ा और नाचने देना होगा। अगर तुम दोनों अभी जाकर उस पर टूट पड़ी तो वो संभल जाएगी। मुझे उसे अपने बुरे हुए जाल में खुद फंसते हुए देखना है। धरा ने एक गहरी सांस ली और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश की। ठीक है कार्तिक जी, जैसा आप कहें, पर याद रखिएगा, उस औरत ने हमारे रिश्ते की पवित्रता पर वार किया है। उसे मैं आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी। बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गहमागहमी कम हो चुकी थी। कार्तिक ने अंकित को सहारा देकर एम्बुलेंस की ओर बढ़ाया और बोला, प्रज्ञा, तुम धरा को लेकर अभी चुपचाप घर जाओ। कार्तिक ने आदेश दिया, पीछे के दरवाजे से अंदर जाना। घर में किसी को, यहाँ तक कि माँ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आज यहाँ क्या क्या हुआ है। हमें अंतरा को यह यकीन दिलाना है कि उसका प्लान अभी भी काम कर रहा है। वह अपनी जीत का जश्न मनाएगी और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अंकित ने दर्द के बावजूद अंगूठा दिखाकर हौसला दिया, चिंता मत कीजिए भाभी, सर और मैं सब संभाल लेंगे। आप बस घर पर नजर रखिए। कार्तिक और अंकित के हॉस्पिटल जाने के बाद धरा और प्रज्ञा चुपके से पीछे के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने जल्दी से अपने जख्मों को छिपाया और खुद को इस तरह तैयार किया कि किसी को कोई शक न हो। रात के खाने की मेज पर आज एक अजीब सी खामोशी थी। तभी सुनैना जी और सीमा जी ने गौर किया कि धरा आज बहुत शांत और सुकून में है। उसकी आंखों में वो खौफ नहीं था जो पिछले कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था। सुनैना जी ने प्यार से पूछा, धरा बेटा, तुम आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? धरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, सब ठीक है। तभी शैलेंद्र जी ने अपना निवाला नीचे रखा और सबकी तरफ देखते हुए बोले, धरा बेटा, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो नीच इंसान दिनेश अब सलाखों के पीछे है, उसे पुलिस ले गई है। ये सुनते ही धरा और प्रज्ञा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी थी। उनके गले में जैसे निवाला अटक गया था। उन्हें लगा था कि ये राज सिर्फ उनके और कार्तिक के बीच है। धरा ने हकलाते हुए पूछा, पापा, आपको कैसे पता चला? शैलेंद्र जी ने एक ठंडी हवा भरी और बोले, अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश जी का फोन आया था। वो तुम्हारे चाचा जी से बात करना चाहते थे ताकि दिनेश की बेल करवा सके। उन्हें लगा कि शायद पुरानी दोस्ती काम आ जाएगी। शैलेंद्र जी की आंखों में गुस्सा और पछतावा एक साथ था। मैंने भी उन्हें साफ कह दिया कि दिनेश जैसे भेड़ियों की जगह सिर्फ जेल में है। मैंने पुलिस को वो सारे सबूत भी दे दिए हैं जो उसने तुम्हें परेशान करने के लिए भेजे थे। वैसे धरा, राधे श्याम सही कहते थे कि बेटियों को शेरनियों की तरह पालना चाहिए ताकि वक्त आने पर वो दिनेश जैसे भेड़ियों का शिकार न बन सके। अब प्रीति को देखो, श्याम ने कितने लाड से पाला है उसे, और हमने सिर्फ तुझे पराया धन समझकर पाला। बेटी तो कभी समझा ही नहीं। शैलेंद्र जी अपनी कुर्सी से उठे और धरा के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। उन तस्वीरों को सच मानकर मैंने जो व्यवहार तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। धरा की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उसने अपने पापा के हाथ थाम लिए थे। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए, आप हमारे बड़े हैं। शैलेंद्र जी ने धरा के सिर पर हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में आज भी अधिकार नहीं बल्कि एक पिता का पश्चाताप था। बेटा, उम्र में बड़ा होने से कोई सही नहीं हो जाता। कभी कभी बड़ों को भी छोटों से सीख लेनी बहुत जरूरी होती है। तुमने जो सबके सामने बोलकर अपनी हिम्मत दिखाई है उसने मेरी आंखों पर बंधी पट्टियां खोल दी हैं। मेज पर मौजूद सुनैना जी और सीमा जी की आंखों में भी एक संतोष था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक सूरी सदन पहुंच चुका था। उसने अपने चोटों को सलीके से छिपाया था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह आज किसी का अंतिम शिकार करने आया है।
वह दबे पांव सीढ़ियां चढ़ा और अंतरा के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर अंतरा पागलों की तरह अपने फोन पर उंगलियां चला रही थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और वह कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उठाओ दिनेश, फोन उठाओ। क्या हुआ? वहां कार्तिक का फोन भी बंद आ रहा है और तुम्हारा भी नहीं लग रहा। वह बार बार दिनेश का नंबर डायल कर रही थी, पर दूसरी तरफ से सिर्फ आउट ऑफ रीच की आवाज आ रही थी। अंतरा बड़बड़ाई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अगर वो धरा बच गई तो मेरा क्या होगा? उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस मौत जैसे सन्नाटे से वह डर रही थी, वह उसके ठीक पीछे खड़ा था। कार्तिक बिना कोई आवाज किए साई की तरह उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। क्या हुआ अंतरा? किसे तलाश रही हो? कार्तिक की गहरी और ठंडी आवाज कमरे की दीवारों से टकराई। आह! अंतरा के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा था। वह झटके से मुड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने कार्तिक को खड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, पर वह भी मंजीली खिलाड़ी थी। उसने पल भर में अपने खौफ को निगला और चेहरे पर एक बनावटी नशीली मुस्कान ओढ़ ली थी। कार्तिक, तुम कब आए? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। उसने अपनी आवाज को कोमल और भारी किया। वह धीरे से कार्तिक के करीब आई और उसके कोट के बटन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसे रोमांटिकली अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगी थी। इतनी रात को और इस तरह पीछे से आकर डराना, जानते हो ना तुम्हारे बिना इस कमरे की खामोशी मुझे कितना डरा रही थी। तुम्हारा तो पता नहीं कि तुमने मुझे याद किया कि नहीं, पर मुझे तुम्हारी फिक्र खाए जा रही थी। उसने अपनी पलकें झुकाई और कार्तिक के सीने पर अपना सिर टिकाने की कोशिश की। कार्तिक के चेहरे पर एक पत्थर जैसी मुस्कान आ गई थी। उसने अंतरा को दूर नहीं धकेला था, बल्कि उसके खेल को और भी करीब से देखने के लिए उसके जाल में खुद फंसने का नाटक करने लगा था। फिक्र मेरी या अपने प्लान की? कार्तिक ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीरे से पूछा। अंतरा की मुस्कान एक बार के लिए जमी, पर उसने हार नहीं मानी थी। उसने कार्तिक की आंखों में आंखें डाली और फुसफुसाते हुए बोली, मेरा कोई प्लान नहीं है कार्तिक, मेरा प्लान तो सिर्फ तुम हो। अब जब वो धरा जा चुकी है तो हमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। कार्तिक ने एक गहरी और रहस्यमयी सांस ली। उसने अंतरा को पीछे नहीं धकेला था, बल्कि बहुत ही सहजता से अपना हाथ उसकी कमर पर टिका दिया था। अंतरा को लगा कि उसकी खूबसूरती और अदाओं का जादू कार्तिक पर चल गया है। वह और भी आत्मविश्वास के साथ कार्तिक के करीब सट गई थी। नई शुरुआत, कार्तिक ने बहुत ही धीमी और मखमली आवाज में दोहराया। उसने अंतरा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, पर अंतरा, जिस धरा को मैं अपनी जान मानता था, उसके जाने के बाद मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मुझे डर है कि कहीं तुम भी वही न करो जो उसने किया। अंतरा को लगा कि यही सही मौका है कार्तिक के मन में धरा की बची कुची याद मिटाने का। वह कार्तिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, कार्तिक, वो धरा तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। उसने तुम्हें धोखा दिया, दिनेश के साथ मिलकर तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए वो सब। अंतरा बोलते बोलते अचानक रुक गई थी। उसे एहसास हुआ कि वे भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही बोल रही है। वो सब क्या अंतरा? कार्तिक ने उसके चेहरे पर बिखरी एक जुल्फ को बड़े प्यार से पीछे किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श पाकर अंतरा का दिमाग सुन्न हो गया था। वो सब जो मैंने आज तक सहा है। अंतरा ने बात संभालते हुए कहा, तुम्हें पता है कार्तिक, उन तस्वीरों को तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर दिनेश के चुंगल से वो सबूत निकाले ताकि मैं तुम्हें उसकी असलियत दिखा सकूं। मैं चाहती थी कि तुम देखो कि तुम्हारी पवित्र पत्नी पीठ पीछे क्या कर रही है। कार्तिक के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई थी। सच में उसने बहुत ही नजाकत से अंतरा को खुद से थोड़ा दूर किया और पास रखी मेज से जूस का गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। सच में तुम मेरे लिए इतना सब कर सकती हो? कार्तिक ने गिलास अंतरा के हाथों में थमाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जिसे अंतरा पहचान नहीं पाई थी। तो फिर कल सुबह तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया है अंतरा, ऐसा सरप्राइज जिसे तुम ताउम्र भूल नहीं पाओगी। अंतरा ने खुशी के मारे जूस का घूंट भरा। उसे लगा कि कल सुबह कार्तिक उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा या धरा को हमेशा के लिए तलाक दे देगा। सच कार्तिक, क्या सरप्राइज है? अभी बता दो ना। कार्तिक ने उसके चेहरे को हल्का सा सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, धैर्य रखो जान, कुछ चीजें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। बस इतना जान लो कि कल तुम्हारी सारी मेहनत का फल तुम्हें मिल जाएगा। अंतरा जीत की खुशी में डूब गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कार्तिक किस फल की बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूरी सदन में मचे हंगामे से दूर प्रज्ञा अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में चलाती हुई अंकित के छोटे से अपार्टमेंट के बाहर रुकी। वह जानती थी कि अंकित अस्पताल से लौट आया होगा और इस वक्त
वह दर्द में अकेला होगा। अंकित के घर का दरवाजा आधा खुला था। प्रज्ञा दबे पांव अंदर आई। उसने देखा कि अंकित शर्ट उतारे बैठा है और उसके कंधे पर सफेद पट्टी बनी थी जिस पर खून के हल्के निशान थे। वह अपने सीधे हाथ से बड़ी मुश्किल से खाना खाने की कोशिश कर रहा था, पर दर्द के मारे उसका हाथ कांप रहा था। लाओ, मैं खिला देती हूँ। प्रज्ञा की आवाज सुनकर अंकित चौंक गया था। प्रज्ञा, आप इस वक्त यहाँ? अंकित ने घबराकर अपनी शर्ट उठाने की कोशिश की। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कार्तिक सर को पता चला तो? चुप रहो। प्रज्ञा ने उसके हाथ से निवाला लिया और जबरदस्ती उसके मुंह में खिला दिया था। भाई को मैंने कह दिया है, और तुम अपनी ये बॉस एम्प्लॉय वाली फॉर्मेलिटी बंद करो। चोट लगी है तो शांति से बैठो। अंकित ने निवाला निकला और प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोला, प्रज्ञा, आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि आप इमोशनल हो रही हैं, पर आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अंकित की बात सुनकर प्रज्ञा की आंखों में एक गुस्से की चमक आ गई थी। उसने प्लेट किनारे रखी और अंकित के और करीब खिसक आई थी। दोस्त और हदें, प्रज्ञा ने फुसफुसाते हुए कहा। अंकित, तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और हर वक्त क्या दोस्त दोस्त कहते रहते हो? अंकित ने नजरें झुका ली थी। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था प्रज्ञा को अपने इतने पास देखकर। वह खुद को संभालते हुए बोला, प्रज्ञा, आप भावनाओं में बह रही हैं। मैं आपके भाई का एम्प्लॉय हूँ, एक मामूली सा आदमी, और मैं तुम्हारे बॉस की बहन हूँ। तुम उसके आगे क्यों नहीं देख पाते कभी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ अंकित। अंकित ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने प्रज्ञा का हाथ थाम लिया था, पर इस बार उसके हाथों में वो प्यार नहीं था, बल्कि एक कड़वाहट थी। अंकित अपनी चोट का दर्द भूलकर खड़ा हुआ और प्रज्ञा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगा था। अंकित, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। प्रज्ञा बुरी तरह चौंक गई थी। अंकित ने उसे दरवाजे के बाहर खड़ा किया और बहुत ही गंभीर होकर बोला, बस प्रज्ञा मैम, बहुत हो गया। आपने खुद ही कह दिया कि आप मेरे बॉस की बहन हैं, और यही सच है। आप सूरी खानदान की बेटी हैं और मैं वहां काम करने वाला एक मामूली सा इंसान। हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। प्रज्ञा की आंखों में आंसू भर आए थे। अंकित, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस, आपका मतलब जो भी हो प्रज्ञा, पर सच्चाई यही है। अंकित ने उसे बीच में ही टोक दिया था। उसकी आवाज भारी हो गई थी। कार्तिक सर ने मुझे भाई जैसा माना है, मुझ पर भरोसा किया है। मैं उनके भरोसे को धोखा देकर अपनी खुशियां नहीं सोच सकता। मैं उनके एहसानों को भूलकर आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकता। अंकित की आवाज भारी हो गई थी। आप यहाँ से चली जाइए। आज के बाद ऑफिस के काम के अलावा मुझसे कोई बात मत कीजिएगा। मेरी मरहम पट्टी करने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपना दर्द सहना जानता हूँ। अंकित, एक बार सुनो तो। प्रज्ञा ने आगे बढ़ने की कोशिश की। गुड नाइट प्रज्ञा मैम। अंकित ने मैम शब्द पर इतना जोर दिया कि प्रज्ञा का दिल छलनी हो गया था। अंकित ने बिना दोबारा उसकी ओर देखे आराम से दरवाजा बंद कर दिया था। अगर वो पलटकर एक बार और देख लेता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता। प्रज्ञा ठटकी हुई वहीं खड़ी रह गई थी, बंद दरवाजे के उस पार। अंकित ने दरवाजे से अपनी पीठ टिकाई और धीरे से जमीन पर खिसकता चला गया था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि उसकी सिसकियां बाहर न जाएं। उसका कंधा दर्द दे रहा था, पर सीने के अंदर जो टूट रहा था, उसका दर्द उस घाव से कहीं ज्यादा गहरा था। एक तरफ प्रज्ञा और अंकित के बीच जहां खामोशी पसरी थी, वहीं धरा का कमरा बेचैनी की गवाही दे रहा था। रात के 11 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा था, पर धरा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह बार बार कमरे में इधर उधर टहल रही थी और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रही थी। कार्तिक ने वादा किया था कि वह सब कुछ संभाल कर उससे मिलने जरूर आएगा, पर अब तक उसका कोई अता पता नहीं था। इतनी देर हो गई, कार्तिक जी तो अब तक नहीं आए। कहीं अंतरा ने फिर से कोई नया जाल तो नहीं बुन लिया, या फिर उनकी चोट ज्यादा दर्द दे रही है। धरा के मन में हजारों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। उसने एक गहरी ठंडी सांस ली और ताजी हवा के लिए खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर चांदनी रात थी, पर पेड़ पौधों के साए उसे डरा रहे थे। जैसे ही धरा ने हार मानकर खिड़की के पल्ले बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक साया तेजी से अंदर की ओर लपका। धरा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और उसने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी। तभी उसे अपने जिस्म पर वही चिर परिचित मजबूत बाहें महसूस हुई और एक गर्म सांस उसके कानों के पास फुसफुसाई। इतनी जल्दी खिड़की बंद कर दोगी?
तो तुम्हारा शिकारी अंदर कैसे आएगा धरा? धरा ने झटके से आंखें खोली। सामने कार्तिक खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शरारती और प्यार भरी मुस्कान थी। वह खिड़की के रास्ते से अंदर आया था। कार्तिक जी, आप ऐसे क्यों आते हैं हमेशा? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। धरा ने गुस्से में उसके सीने पर अपने नन्हे हाथों से वार किया, पर कार्तिक ने फौरन उसकी कलाइयां पकड़ ली थी और उसे अपनी ओर खींच लिया था। जान निकालने नहीं, अपनी जान में जान फूंकने आया हूं। कार्तिक ने बहुत ही नजाकत से उसके माथे को चूमा। धरा का गुस्सा कार्तिक के करीब आते ही जैसे कपूर की तरह उड़ गया था। उसने कार्तिक के चेहरे पर जमी थकान को देखा तो उसका दिल पसीज गया था। धरा ने कार्तिक के कोट की कॉलर को ठीक किया और उसकी आंखों में झांककर पूछा, सब ठीक तो है ना? कल सुबह सब खत्म हो जाएगा ना? कार्तिक ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और बहुत ही संजीदगी से बोला, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सूर्य सदन से हर झूठ का साया मिट जाएगा। बस कुछ घंटों की बात है मेरी जान। कार्तिक जी, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आपको बहुत भूख लगी होगी ना? रुकिए, मैं चुपके से किचन से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। धरा ने धीरे से कार्तिक की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक की आंखों में एक शरारती चमक उभर आई थी। उसने बहुत ही गहराई से धरा की आंखों में झांका और भारी आवाज में कहा, भूख तो बहुत ज्यादा लगी है धरा, पर खाने की नहीं। इससे पहले कि धरा कुछ समझ पाती, कार्तिक ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की ओर ले जाकर कमरे के दरवाजे से पिन कर दिया था। धरा की पीठ दरवाजे की लकड़ी से जा लगी थी और कार्तिक इतने करीब आ गया था कि उनके बीच हवा का गुजरना भी मुश्किल था। कार्तिक जी, ये आप क्या कर रहे हैं? धरा की सांसें तेज हो गई थीं और उसकी धड़कनें साफ सुनाई देने लगी थीं। कार्तिक ने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर धरा के सिर के दोनों तरफ टिका दिए थे। उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद करते हुए वह धीरे से झुका और अपनी नाक धरा की गर्दन के पास ले गया था, जहां वह उसकी भीनी भीनी खुशबू महसूस कर सकता था। पूरा 1 महीना धरा। कार्तिक ने उसके कान के पास बहुत ही मदहोशी भरे लहजे में फुसफुसाया, जिससे धरा के जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ गई थी। पूरे 1 महीने तक मैंने खुद को तुमसे दूर रखा है, उस व्हील चेयर का नाटक किया, तुम्हें तड़पते देखा और खुद भी तड़पा। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारी इस खुशबू और इस नज़दीकी के लिए कितना तरसा हूं। कार्तिक ने अपनी उंगलियों के पोरों से धरा के चेहरे को सहलाया और धीरे से उसकी कान की बाली के साथ खेलने लगा था। धरा ने अपनी आंखें मूंद ली थी और उसके लब कांपने लगे थे। छोड़िए ना, कोई देख लेगा, अभी हम मेरे घर पर हैं। धरा ने कमजोर सी आवाज में कहा, पर उसका शरीर कार्तिक की ओर और भी खिंचा चला जा रहा था। कोई नहीं देखेगा धरा। कार्तिक ने उसके चेहरे पर बिखरी एक लट को फूंक मारकर हटाया और उसके बेहद करीब आते हुए बोला, आज तो सजा और इनाम दोनों का हिसाब बराबर होगा तुमसे। कार्तिक ने अपनी ठोड़ी धरा के कंधे पर टिका दी थी और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर दरवाजे के ऊपर लॉक कर दिया था। कमरे की मध्यम रोशनी और बाहर की खामोशी के बीच धरा का विरोध अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। कार्तिक ने अपने होठ धरा के माथे पर टिका दिए थे और धीरे धीरे नीचे झुकते हुए अपनी नाक धरा के गालों पर रगड़ने लगा था। धरा की सांसें कार्तिक की गर्दन में समा रही थीं। धरा, तुम जानती हो ना कि तुम मेरी दुनिया हो। कार्तिक की आवाज बहुत ही मखमली और गहरी थी। उसने अपने हाथों की पकड़ को धरा की कलाइयों पर थोड़ा ढीला किया और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लिया था। धरा ने अपनी गर्दन एक तरफ झुका दी थी, जिससे कार्तिक को उसे और भी करीब से महसूस करने का मौका मिल गया था। कार्तिक ने अपनी बंद आंखों के साथ धरा की गर्दन पर बनी खरोंच को चूम लिया था। उसकी शेविंग का स्पर्श धरा की नाजुक त्वचा पर बिजली की तरह दौड़ रहा था। धरा के हाथ, जो अब तक कार्तिक के सीने पर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब धीरे से उसके बालों की तरफ बढ़ने लगे थे। धरा भी इस एहसास में पूरी तरह खोने लगी थी। वो भी अपने पति के प्यार को पाना चाहती थी। उसने कार्तिक की शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठियों में भींच लिया था। कार्तिक ने अपनी पकड़ और मजबूत की और धरा को अपनी बाहों में पूरी तरह भर लिया था, जैसे वे उसे खुद में विलीन कर लेना चाहता हो। कार्तिक जी, धरा के मुंह से बस इतना ही निकला। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी और बेपनाह मोहब्बत थी। कार्तिक ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका, जिनमें अब सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के लिए समर्पण था। कार्तिक के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। उसने धरा के होठों के बेहद करीब जाकर कहा, आज के बाद कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा धरा। कार्तिक ने जैसे ही धरा के करीब अपना चेहरा झुकाया, उस खामोश रात में
उन दोनों के बीच दूरी नाम मात्र थी। धरा ने भी आंखें मूंद ली थीं। पर तभी धरा, धरा सो गई क्या? दरवाजा खोलना। बाहर से प्रीति की चहकती हुई आवाज गूंजी। कार्तिक के चेहरे के हाव भाव पल भर में रोमांटिक हीरो से गुस्सैल विलेन जैसे हो गए थे। उसने एक गहरी चिड़चिड़ी सांस ली और बुदबुदाया, इन लोगों की टाइमिंग को क्या अवार्ड दूं मैं? हमेशा कबाब में हड्डी बनना जरूरी है। धरा की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने घबराकर कार्तिक को दूर धकेला। कार्तिक जी, प्रीति है और उसके साथ माँ और पायल भाभी की आवाज भी आ रही है। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। होने दो अनर्थ, अपनी बीवी के कमरे में हूँ, कोई चोरी करने नहीं आया मैं। कार्तिक ने डिटाई से धरा की कमर फिर से पकड़ने की कोशिश की। अरे धरा, दरवाजा खोलो बेटा, हम तुम्हारे लिए केसर वाला दूध लाए हैं। सुनैना जी की आवाज आई। धरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कार्तिक के कंधे पकड़कर उसे हिलाया। आप ऐसा मत करिए, सबने आपसे नाराज होकर सूरी सदन छोड़ा था। अगर यहाँ मिल गए तो क्या जवाब देंगे हम सबको? और कल का प्लान, वो तो चौपट ही हो जाएगा ना। आप जल्दी जल्दी छुप जाइए ना। कार्तिक ने चिढ़ते हुए अपने बिखरे बाल ठीक किए। हद है यार, अपने ही ससुराल में मुझे चोरों की तरह छुपना पड़ रहा है। प्लीज वो अलमारी में घुस जाइए। धरा ने अलमारी की तरफ इशारा किया। क्या अलमारी? मैं कोई साड़ी हूँ धरा जो अलमारी में लटक जाऊं? कार्तिक ने मुंह बनाया। अच्छा तो बेड के नीचे प्लीज। धरा ने उसे धक्का दिया। बिल्कुल नहीं, वहां धूल होगी, मुझे छींक आएंगी। कार्तिक नखरे करने लगा था। तभी बाहर से पायल भाभी की आवाज आई। धरा दी, आप ठीक तो है ना? अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई है। धरा ने आओ देखा न ताओ कार्तिक को जबरदस्ती खिड़की के ओट में लगे भारी पर्दे के पीछे ठूस दिया था। हिलिएगा मत। धरा ने जल्दी से अपना पल्लू ठीक किया, बाल संवारे, गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला। सामने प्रीति, सुनैना जी और पायल भाभी खड़ी थी। इतनी देर क्यों लगा दी धरा? प्रीति ने अंदर झांकते हुए पूछा। और आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? पसीना भी आ रहा है। धरा ने हकलाते हुए कहा। वो दरअसल मैं एक्सरसाइज कर रही थी। हाँ, रात की एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छी होती है ना? पायल भाभी ने संशय से देखा। रात के 11 बजे एक्सरसाइज? और ये पर्दा इतना क्यों हिल रहा है? खिड़की खुली है क्या? तभी पर्दे के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। सुनैना जी चौंक गई थी। ये क्या था? धरा ने झट से अपने गले पर हाथ रखा और अजीब सी आवाज निकाली। वो मेरी हिचकी थी माँ, देखिए फिर से आई। कार्तिक पर्दे के पीछे खड़ा खुद को कोस रहा था क्योंकि उसका पैर एक गमले से टकरा गया था। धरा ने जैसे ही सुना कि पायल भाभी पर्दे की तरफ बढ़ रही हैं, उसने झटपट उन्हें बीच में रोका। भाभी, वो असल में मैंने खिड़की के पास चूहेदानी रखी है, शायद कोई बड़ा चूहा फंसा है, आप हाथ मत लगाइएगा, काट लेगा। पायल भाभी ठिठक गई थी। चूहा? इतना बड़ा कि पर्दा हिल रहा है? धरा ने पसीना पहुंचते हुए सबको बातों में उलझाया। हाँ माँ, आप चलिए ना, मैं दूध पीकर सो जाऊंगी। सुनैना जी और पायल तो पीछे हट गई थी, लेकिन प्रीति बड़ी चालाक थी। वो शक भरी निगाहों से कमरे के मुआयना करने लगी थी। धरा पर्दे के बिल्कुल करीब खड़ी होकर सबको बाहर जाने का इशारा कर रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के गर्म हाथों का एहसास हुआ। वो कार्तिक था। धरा के रोंगटे खड़े हो गए थे। धरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियों को रोका, पर कार्तिक ने पर्दे की ओर से धरा के कान के पास झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ी और बहुत ही धीमी, मदहोश कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया। डर में रोमांस का मजा ही कुछ और है मिसेस सूरी। धरा की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसकी घबराहट अब शर्म में बदलने लगी थी। पायल अचानक रुकी। धरा दी, आप कांप क्यों रही हैं? और आपकी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? वो वर्कआउट बताया ना भाभी, थकान हो रही है। धरा ने हकलाते हुए कहा। वो जल्दी से कार्तिक का हाथ झटकते हुए दूर हो गई थी। घबराहट में उसके पैर लड़खड़ा गए थे। सुनैना जी ने घबरा कर उसे पकड़ा। अरे बेटा, संभल कर, देख रही हो ना इस एक्सरसाइज के चक्कर में तेरा हाल कितना बुरा हो रहा है। पसीना देख, सांसें कैसे फूल रही हैं तेरी। सुनैना जी ने प्यार से धरा का सिर सहलाया और बोली, धरा तुम उदास मत हो, मैं जानती हूँ कि उस कार्तिक ने तुझे बहुत परेशान किया है, अपनी मर्जी चलाता है, सबको छोड़कर चला गया। पर तू चिंता मत कर, कल अभिजीत जी वापस आ रहे हैं। पर्दे के पीछे कार्तिक का हाथ जो अभी अपने सर पर था वो वहीं जम गया था। पापा वापस आ रहे हैं। उसके मन में खतरे की घंटी बजी। सुनैना जी ने आगे कहा, एक बार वो आ जाए फिर देख लेना, कार्तिक की अकल ठिकाने तो वही लगाएंगे, उसे ऐसी सजा देंगे कि वो अपनी ये मनमानी करना भूल जाएगा।
तो तुम उसे भुलाने के लिए ये एक्सरसाइज वगैरह मत करो। उसे क्या लगता है, वो तुझे रुलाएगा और हम देखते रहेंगे। धरा ने एक तेजी नजर पर्दे की तरफ डाली जहां कार्तिक बिल्कुल बुत बनकर खड़ा था। उसे परेशान देख धरा के मन में थोड़ी शरारत जागी। उसने कार्तिक को चिढ़ाने के लिए और भी नाटकीय अंदाज में कहा, हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत रुलाया है उन्होंने मुझे। ना मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और न ही पहली रसोई का, और अंतरा के नाम तो अपनी सारी प्रॉपर्टी करके बैठे हैं। आप पापा जी से कहिएगा कि उन्हें अच्छे से सबक मिलना चाहिए। इतनी आसानी से तो मैं उन्हें माफ करने वाली नहीं हूँ। धरा की बात सुनकर पर्दे के पीछे कार्तिक के माथे पर पसीना आ गया था। सबक मिलना चाहिए, हाँ? उसने मन ही मन सोचा, बेटा कार्तिक, अपनी ही बीवी के खिलाफ साजिश करना भारी पड़ रहा है। सुनैना जी ने मुस्कुराकर धरा को गले से लगाया। बस यही हिम्मत चाहिए बेटा। कल जब अभिजीत जी आएंगे तो कार्तिक को घर में घुसने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। चलो, अब बहुत रात हो गई है, तुम आराम करो। सुनैना जी पायल और प्रीति कमरे से बाहर निकल गई थी और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ धरा ने चैन की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वो मुड़ती, कार्तिक ने पर्दे से बाहर निकलकर उसे झटके से अपनी ओर खींचा। सबक मिलना चाहिए, बहुत रुलाया है मैंने। कार्तिक ने उसे शरारत से चिढ़ाते हुए दीवार से सटा दिया था। अपनी सासू माँ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मोर्चा खोल रही हो। धरा ने भी शरारत से अपनी भौहें चढ़ाई। तो और क्या, आपने किया ही क्या है? यहाँ मुझे सबके सामने चोर की तरह छुपना पड़ रहा है और आप हैं कि मुझे परेशान कर रहे थे। कार्तिक ने मुस्कुराकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। परेशान करना तो अभी शुरू भी नहीं किया है धरा। कार्तिक धरा को गुदगुदी करने लगा था। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ सूरी सदन अब खामोशी की चादर ओढ़ चुका था। लेकिन इसी खामोशी के बीच घर के पिछले हिस्से के गार्डन वाले दरवाजे पर एक हलचल हो रही थी। सूरी सदन की मेन लाइटें बंद थीं। तभी अंधेरे में डूबे ड्राइंग रूम से एक काली परछाई दबे पांव दाखिल हुई। उस शख्स ने अपना चेहरा एक मफलर से ढका हुआ था। वह सीधा अंतरा के कमरे की तरफ बढ़ा। अंतरा, जो शायद पहले से ही किसी का इंतजार कर रही थी, कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने उस साये को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उस अनजान शख्स ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, अंतरा ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और उसके सीने से लग गई थी। तुम आ गए, मैंने सोचा था शायद तुम नहीं आओगे। अंतरा ने भावुक होकर फुसफुसाया। वह शख्स खामोश रहा, लेकिन उसने अंतरा को और भी मजबूती से अपनी ओर खींच लिया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.